खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत तफसीली और बड़ी जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसहाक डार साहब ने और DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने, और बहुत सारे सबूत दिखाए गए हैं। कल भी कुछ दिखाए गए थे, आज भी मजीद सबूत दिखाए गए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। और जो इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने तफसील से बताया कि पाकिस्तान हर सतह पर दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया की जानिब से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसका खुद शिकार है और इसके माजी में भी कई मरतबा सबूत दिए जा चुके हैं, आज भी सबूत दिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दामात जो है वो खित्ते को खतरात में डाल रहे हैं। और फिर पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से ये पहलगाम वाक़या हुआ उसकी फौरी तौर पर पाकिस्तान ने मजम्मत भी की, ऑफ़र भी किया कि आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने या उसमें आपको सपोर्ट दे तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन 10 मिनट के अंदर FIR का दर्ज होना और 24 घंटे के अंदर अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर देना, ये सारे इक़दाम के बताते हैं कि भारत ने पहले से मनसूबाबंदी कर रखी थी। और जो सबसे अहम बात थी इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत की तरफ से जारियत की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कल जो अता तारर साहब ने कहा था, उन्होंने भी ये कहा था कि 24 से 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले आप जरा इसहाक डार साहब को सुन लीजिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने वार्न किया है इंडिया को, सुनिए। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. No cause or objective can possibly justify taking lives of innocent people. This is the national policy and this is the Islamic policy. Killing of a human being tantamount, as per Quran, killing of the entire humanity. And saving a life tantamounts to saving the entire humanity. So we believe in that. I've been making it very clear on behalf of our government, on behalf of the nation, Pakistan will not be the first one to resort to any escalative move. However, in case of any escalative move by the Indian side, we will respond very strongly. ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। जमाल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। जमाल साहब आपको भी खुशामदीद। कुछ ही देर में मज़ीद हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये है कि भारत के ऊपर एक इंटरनल प्रेशर ये है कि वो कोई जारियत करे, कोई स्ट्राइक करे, पाकिस्तान के साथ जंग में जाए, लेकिन एक दबाव उसके ऊपर ये भी है कि उसे इस कदम से बाज रहना चाहिए, क्योंकि पुलवामा के बाद फिर जो बालाकोट में किया था और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ था भारत के साथ, वो आज तक उसको हजीमत का सामना उस पर करना पड़ रहा है। आपके ख्याल में कोई इंडिया की तरफ से जंग के छेड़े जाने के खदशात मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान ने जो अपने आप को एक अजाब में मुब्तला कर लिया है, सेल्फ क्रिएटेड, ये पहली दफ़ा की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है वो 3 इलेक्शन जीत चुका है अपने आदमी मार मार के, चाहे वो पुलवामा हो या कोई और हो, ये तो उनका एक पैटर्न रहा है जी। और जब भी पाकिस्तान ने उन्हें कहा है, जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का रहा है, उन्होंने कहा है कि भाई आइए एक क्रेडिबल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें और पता करें कि अभी आपको ये तकलीफ क्यों हो रही है। लेकिन उनका जो मकसद है कुछ और है, और वो मकसद है पाकिस्तान को सबड्यू करना और अपने लोगों को, वो जो हिंदुत्व है, एक हिंदुओं को इकट्ठा करके मुसलमान दुश्मनी करके और इलेक्शन जीतना, वो उनका एक मुद्दा है जो बीजेपी अब बेनकाब हो गई है। और इनका ये नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में भी और सारी दुनिया में जो है वो फेल होता वो नज़र आता है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है मेरे भाई कि अगर आप किसी की कोई ताकत है कि नशे में आप जो है वो चूर है और आप किसी मुल्क से जंग करना चाहते हैं, तो उसका मकसद जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है और वो मकसद क्या आप हासिल कर लेंगे। अगर आपका मकसद ये है कि पाकिस्तान को सबड्यू करना है या पाकिस्तान को सपोजिटली कोई अपना खुद को जख्म लगा के किसी और को जो है वो सबक सिखाना है, तो क्या आप उसमें कामयाब होंगे? पहले भी आपने अपना मुंह काला कराया है, अभी भी आप अपना मुंह काला कराने जा रहे हैं, तो क्या आप हासिल करना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर सवाल उठ रहे हैं। उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो संजीदा तजज़ियाकार हैं, वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की लीडरशिप ने हिंदुस्तान को एक अजाब में मुब्तला कर। दूसरी तरफ आपको ये सोचना चाहिए कि आपको मुकाबला है एक ऐसे मुल्क की अफवाज से जो कि ट्रेंड हैं, डिसिप्लिन हैं, पिछले 3-4 दहाइयों से लड़ाई लड़ रही हैं और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और वो कुर्बानी देना जानते हैं। देखिए, जब जंग होती है ना,
दोनों तरफ नुकसान होता है जी। अब मतलब ये है कि बड़ी बड़ी जो शोरा आफाक जंगें हुई हैं जो इब्तदाई इस्लाम में, मिडीवल इस्लाम में, और जो मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़े ममलूक जो है एन जालूत में, जी। नुकसान हुआ लेकिन जीत तो वो गए। और लड़ाई का जो जंग का नतीजा होता है, अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी नहीं पता, अपनी सिमत नहीं पता, आप कंफ्यूज्ड हैं और आप सिर्फ एक नफरत की आग में जल रहे हैं और उसके लिए अपने मकासद हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और हिंदुस्तान को ये पता है। अब उन्होंने ये सारा जो पसाड बिल्डअप किया है, अपने आप को खुद जख्म लगा के, खुद करके, ये हमारे जनरल साहब जो है, जो अभी ब्रीफिंग दे रहे थे, आपने सुनी है, ये बिल्कुल सच है। और मैं आपको ये बताऊं कि कभी भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की ये बात नहीं मानी कि आए देखें यार, अमन से रहे, देखते हैं किसकी गलती है, उसका अदाला करें। आ नहीं सकते बिकॉज उनके पास है कुछ। सही है, मगर अब इससे वो क्या हासिल करेंगे? क्या ऐसा लगता है कि इंडिया फंस गया है? और हमने जो इसको कैलकुलेट किया है, या हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, अता तारा साहब ने, जरा सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि हम 24 से 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है और उसमें जंग शुरू हो सकती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था रात। 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ नगमाना हाशमी साहिबा भी मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। लेकिन नगमाना साहिबा की तरफ जाने से पहले मैं जमाल साहब चाहूँगा कि आप इस पर आपका क्या ख्याल है कि क्या जंग दरवाजे पर खड़ी है? जी, इंडिकेशंस तो यही लग रहे हैं, मगर मुझे जो फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव जिस बात से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सेज सो फार आ रही हैं और जो हमारी स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन है वो बड़ी बैलेंस्ड है, बड़ी मैच्योर है और लीगली वैलिड है। हम जो कह रहे हैं कि हम अटैक नहीं करेंगे, वी विल रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, ये इंटरनेशनल लॉ में हम कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस का हम राइट रखते हैं, वी आर यूजिंग द राइट लैंग्वेज। उसके अलावा टेररिज्म की जो हम अभी एविडेंस दिखा रहे हैं, दीज आर थिंग्स जो हमें बड़ी इफेक्टिवली और अग्रेसिवली इंटरनेशनल फोरम्स पे थ्रू प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस फ्रेमवर्क्स के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मैकेनिज्म्स के नीचे वी नीड टू एजिटेट दीज इशूज़। प्लस हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी पे सो फार स्टेटमेंट आई है NSC की, और फर्दर होपफुली जो एक्शंस होंगे दे ऑल्सो नीड टू बी वेरी लीगली ग्राउंडेड एंड दे नीड टू बी वेरी अग्रेसिव एंड असर्टिव। सही है। नगमाना साहिबा, आप कैसे देख रही हैं जिस सतह पर टेम्परेचर को इंडिया ले गया है, क्या अब उसकी मजबूरी हो गई है कि वो कोई ना कोई स्ट्राइक करे और किसी तरह से पाकिस्तान के साथ एक किसी भी सतह की जंग में या मिनिमम भी चलिए लेवल पर हो सकती है? क्या इंडिया की यह मजबूरी हो गई है या इस सिचुएशन से वो खुद को निकाल सकता है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि उन्होंने जिस किस्म का इस पे टेम्परेचर को रेज किया है और जिस किस्म का उन्होंने पूरे अपने मीडिया को भी और अपनी कौम को भी सबको जज्बाती तौर पे बहुत अलर्ट कर दिया है, और जिस लेवल पे वो इसको ले गया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी उसने तूफान मचा दिया, लेकिन उसको बेसिकली वो जवाब नहीं मिला है, वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और वो इनकरेजमेंट नहीं मिली है ना उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ना ही अपने अंदर से जो उनके उठने वाली आवाज़ें हैं वो उनके इस बयानिए के साथ खड़ी नज़र आती हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ को इतने हाई लेवल पे ले जाते हैं और इतना उसका टेम्परेचर रेज कर देते हैं, तो आपको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब ये देखिए, कल जो इन्होंने बिना बगैर किसी प्रोवोकेशन के 2 सेक्टर्स में गोलाबारी की, जिसका उन्हें भरपूर तरीके से जवाब दिया गया, एंड राइटली सो। तो उनको अब कोई ना कोई चीज करके अपने आप को किसी तंग गली में से निकलने को उनको कोई रास्ता चाहिए अब। तो वो थोड़ा बहुत तो इसको मेरा ख्याल है टेंशन्स को रेज करेंगे, बट वेदर ये फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ जाएगा, दैट वी नीड टू वेट एंड सी। बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, मेरा ख्याल है हमने बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा किया है, और हमने बड़े ही बुर्दबारी से और बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े लॉजिकली
उनकी हर बात का जवाब दिया है। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रही थी, और पिछले दिनों हम सब जो हुकूमत की तरफ से बयानात आए हैं, फौज की तरफ से बयानात आए हैं, उनको बड़े गौर से हमने देखा है। आई थिंक पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। उसकी वजह यह है कि हमने फौरन ही देखिए बहुत सख्त अल्फाज में टेररिस्ट अटैक्स को कंडेम किया है, और हमने कहा है कि आज भी उसकी रीइटरेशन हुई है कि वी कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, और कोई भी वजह जो है उसको बहाना बना के टेररिज्म की तरफ नहीं जाया जा सकता। सेकंड बात यह है कि हमने बहुत फौरन ही कह दिया था, और बार बार हम ये रीइटरेट कर रहे हैं कि भाई आप न्यूट्रल थर्ड पार्टी वो करवा लीजिए इन्वेस्टिगेशन, और हम भरपूर उसमें हिस्सा भी लेने को तैयार है, इसलिए कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये सारा जो नैरेटिव बनाया गया है ये इंडिया ने खुद बनाया है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और पाकिस्तान को एज प्लॉय यूज करने के लिए कि जी उनको अब उनके कई आपने देखा है कि प्रोविंसेस में अब इंतखाबात भी होने को जा रहे हैं, उनके वाइस बिहार में इलेक्शंस प्रेसिडेंट हो रहे हैं, सही थे, तो जाहिर सी बात है वो चाह रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक दफा फिर पाकिस्तान की तरफ तवज्जो कर दे, और उनके अपने यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस हो रही हैं, और वो खुद जो इंटरनेशनल टेररिज्म कर रहे हैं उस पे से थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो उनके अपने, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, कि वो उनके अपने ही गले पड़ गया है सारा मामला, क्योंकि आप देखें कि यूएस ने भी ये बेट नहीं ली, और उन्होंने कहा है कि जी हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, बट ये दो कश्मीर का मामला जो है ये एक तनाज़ा है, हल होना चाहिए। बिल्कुल देखे ना, तो बेसिकली जो हम जब कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू और इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसे इंटरनेशनलाइज कर रहा है, ये बायलैटरल इशू है। लेकिन इस वक्त आप देखें कि अमेरिका के और ट्रंप के और बाकी लोगों के जो बयानात हैं, उन्होंने ने खुद इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक इंटरनेशनल तनाज़ा है जिसको हल होने की जरूरत है, और इसके हल हुए बगैर पाकिस्तान ये इस खित्ते में अमन आना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है दरमाना साहब, बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो एक पूरा मुकदमा इंडिया बिल्ड कर रहा है उसमें बहुत सारे लूप होल्स मालूम होते हैं, जिसमें से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ इशारे मिले हैं, बल्कि एक सबूत के तौर पर चीज़ें सामने रखी गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं, आप ब्रेक के बाद वापस आता हूं। तो क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं? एक सवाल यह है कि इंडिया वाकई इसको प्रोब करने के लिए पाकिस्तान से कहे क्या ये मिलकर TORs बनाते हैं, इसको प्रोब करते हैं अगर उसकी इंटेंशन पॉजिटिव है, और क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि इसको अगर इंटरनेशनल किसी फोरम पर इंडिया ले जाना चाहे तो उसका मुकदमे में है क्या? 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज होती है, ये कहां पर जाके वो जस्टिफाई कर सकता है कि पुलिस स्टेशन 30 मिनट के फासले पर है, 5.5 किलोमीटर के फासले पर, और FIR जो है वो 10 मिनट के अंदर दर्ज हो रही है? कैसे इसको एक रैशनल बेसिस पर कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 1:50 से लेकर 2:20 के दरमियान ये पहलगाम का वाक़या पेश आता है, और 2:30 पर यानी इस वाक़े के पेश आने के 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो जाती है, जिसमें बताया जाता है कि इसके ताने बाने बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर मिलते हैं। क्या 10 मिनट के अंदर जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन 5.3 किलोमीटर के फासले पर है, एक हिली रोड के ऊपर, यानी जो पहाड़ों का फासला होता है वो ज़्यादा वक्त लेता है तय होने में, तो यहाँ पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में तकरीबन 30 मिनट लग सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। क्या इस मुकदमे में, इंडिया के मुकदमे में कुछ सॉलिड ग्राउंड्स मौजूद हैं? जमाल अजीज साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अगर इसको इंडिया किसी फोरम पर ले जाना चाहे, वो जस्टिफाई कर सकता है अपने इल्ज़ामात को?
जी देखें, इसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अटैक्स ऑन सिविलियंस वेदर इन पाकिस्तान और इंडिया, तो सिविलियन लॉस जब होती है तो वो टेररिज्म के फ्रेमवर्क में आती है। उसमें जो इशू पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अभी इंक्रीजिंगली आ रहा ये है कि हाउ शुड वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इंडियन फॉल्स फ्लैग एलिगेशंस, फॉल्स फ्लैग अटैक्स अगर होते हैं। सेकेंडली, हमने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन हुआ कि हाउ इंडिया को हम किस तरह अकाउंटेबल करें जब हमारे मुल्क में इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। तो इसमें नाउ आई थिंक द टाइम हैज़ कम कि पाकिस्तान प्रपोज करें डिफरेंट मैकेनिज़म्स, UN मैंडेटेड हो सकती हैं या सेपरेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू हो सकती हैं, मेमोरेंडम्स के थ्रू, जिसमें एक आइडिया ये है कि आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम दोनों तरफ से स्टैंडिंग रखें, इंडिया पाकिस्तान की तरफ से, विद थर्ड पार्टी न्यूट्रल मॉनिटरिंग, जिसमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स हो, इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्ट्स हो, जो इन चीज़ों को एक फोरम बन सके जहाँ पे ये एविडेंस दिया जा सकता है। दैट इज़ वन थिंग। मगर द प्रॉब्लम ये है कि देन ये जो इंडिया अभी एक्शन करता है पोस्ट पहलगाम इंसिडेंट, अभी हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, रिप्रेशंस हो रही हैं, फिर कर्फ्यूज़ लग जाएंगे, डिसेंट हो तो डिसेंट पे क्रैकडाउन होगा। ये जब इंडिया क्रैकडाउन करता है तो ये एक फर्दर साइकिल को फ्यूल करेगा ऑफ इंडिजिनस कश्मीरी रेजिस्टेंस टू ऑक्यूपेशन। नाउ इफ़ दैट इंडिजिनस रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन में रिजल्ट होता है कि कश्मीरी फाइटर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट करें और एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक हो जाए, फिर वो टेररिज्म नहीं है। सो दिस देन फॉल्स अंडर द राइट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इस चीज़ को हमने ये बड़ा क्लियर करना है कि इंडिया के ऊपर ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी, जब हम कहते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई करता है। राइट ऑफ रेजिस्टेंस आजकल पैलेस्टीनियन के कॉन्फ्लिक्ट में वी आर सीइंग द राइट ऑफ रेजिस्टेंस बीइंग डेवलप्ड। रशिया इसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है। ये वो टेल विंड्स हैं ग्लोबली, बिकॉज ये जो इंडिया ने टेररिज्म का नैरेटिव लिया, ये इजराइल ने भी फ़लस्तीन के खिलाफ लिया है, एंड बोथ कंट्रीज हैव यूज दिस कि जिसकी वजह से सेल्फ डिटर्मिनेशन को ये कन्वर्ट करें इनटू टेररिज्म इश्यूज, और पाकिस्तान को सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन की जगह इट बिकम्स सपोर्ट फॉर टेररिज्म। तो ये 20 सालों से चल रहा है, उनका नैरेटिव अभी विदर आउट कर रहा है। ये वो टाइम है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को पुश बैक दे। बोथ अटैक ऑन सिविलियन अगर पाकिस्तान साइड पे हो, होल्डिंग देम अकाउंटेबल, उसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के फ्रेमवर्क्स हैं, FATF के फ्रेमवर्क्स हैं, और हम फैक्टिव एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान के फ्रेमवर्क्स बहुत रोबस्ट हो गए हैं। हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में बड़े अच्छे हो गए हैं, हमारा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बहुत अच्छा हो गया है। ये वो मैकेनिज्म है जो अभी हमने यूज़ करने हैं। दे हैव टू गो बियॉन्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। इसका एक अपना क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसको हमने फॉलो करना है। बिल्कुल सही है। एक चीज़ जो अभी जैसे मैंने ब्रिगेड साहब आपको सुनवाया भी, अतातार साहब कह रहे हैं 24 से 36 घंटे के अंदर इंडिया अटैक कर सकता है। आपके ख्याल में पाकिस्तानी फोर्सेस किस किस्म का हमला एक्सपेक्ट कर रही होंगी, या इंडिया को कल प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया अपनी फोर्सेस को कि आप प्लान करें कि क्या करना है, किस किस्म की चीज़ वहाँ से हो सकती है इनिशिएट करने के लिए? देखिए जी, बात यह है कि हिंदुस्तान ने बालाकोट पे हमला करके देखा, और उसके बाद उसने सो कॉल्ड, उन्होंने जो कहते हैं जी सर्जिकल स्ट्राइक के सिनोनिमस टू द एयर अटैक, नॉट ग्राउंड ऑपरेशंस। तो वो को पिन प्रिक्स करना चाहते हैं, कोई ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं, हो सकता है कोई मिसाइल अटैक कर दें जिसमें उनकी एम्बेरसमेंट कम हो गई कि मिसाइल जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो अगर हाइपरसोनिक है तो कहीं ना कहीं जाके लगेगा वो, उसको हो सकता है कि एंटी मिसाइल सिस्टम ना पकड़ सके। तो लेकिन असल में बात सोचने की ये है कि वी कैन गो ओवर इट अगेन एंड अगेन कि इंडिया इज़ डूइंग इट फ्राम बलूचिस्तान टू वज़ीरिस्तान टू किलिंग देयर ओन पीपल एट्सेट्रा। पॉइंट इज़ कि अब इंडिया अगर तैयार हो गया लड़ाई के लिए, जो कि वो है, तो फिर आए ना, एक आ जाए ताकि ये फैसला हो जाए कि जी ये क्या है। उसको ये सोचना चाहिए हिंदुस्तान को कि जो वो प्लान करने जा रहा है पाकिस्तान को सबड्यू करने के लिए, या सो कॉल्ड अपने आप को ज़ख्म लगा के हमें पनिश करने के लिए, तो उसमें वो कामयाब हो जाएगा। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है, वो उनकी 3 ही चीज़ें जो वो कर सकता है, नेवी से कुछ कर सकता है, या एयरफोर्स से कुछ कर सकता है, ग्राउंड के इंकर्जन कर सकता है, या मिसाइल अटैक कर सकता है। तो मेरे ख्याल में एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन ऑन ग्राउंड, मुझे जो एक कन्वेंशनल अटैक है क्रॉस द बॉर्डर इन्वॉल्विंग आर्मर एंड इन्फेंट्री एंड तोफाना एंड एवरीथिंग, वो एक कन्वेंशनल चीज़ मुझे होती हुई नज़र नहीं आती। कहीं पे कुछ लिमिटेड मोस्ट प्रोबेबली आपको ये एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक, कोई मेरा ख्याल है शायद वो मेरा अपना ये ख्याल है, आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन,
लेकिन हो सकता है कोई मिसाइल किसी जगह पे वो मारने की आप कोशिश जब करे। पुलवामा का मामला हुआ था और उस वक्त बालाकोट पे उन्होंने एक अटैक करने की कोशिश की, फुसफुसा सा, उसमें हम उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया और ऐसा किया कि वो उनको नस्लें याद रखेंगे। लेकिन तैयार थे हम। देखिए वो उनके 3 ग्रुप्स उड़े जहाज़ों के उस दिन जिन्होंने बालाकोट पे अटैक किया। दे शोड अप इन द साउथ, दे शोड अप इन फ्रंट ऑफ अक्रॉस लाहौर, फिर कश्मीर में फिर इकट्ठे होके वो कश्मीर की तरफ हो गए। उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन इस्तेमाल किए। उन्होंने जो स्पाइस 2000 बॉम्ब मारा है इसराइल का बना हुआ बालाकोट के ऊपर, उसको वो सही फीड नहीं कर सके। और पाकिस्तान कॉम्बैट एयर पेट्रोल भी था, पाकिस्तान स्क्रैम्बल्ड ऑल्सो दे रहे कि ऐसी, ये लोगों को बड़ा गलत ख्याल है कि हम तैयार नहीं थे। हम बिल्कुल तैयार थे, बिल्कुल तैयार थे। और उन्होंने बम जो है अपना रिलीज करके भागने की कोशिश की। वो स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम होता है, 50-60 किलोमीटर वो बम चला जाता है, उसको फीड होता है ज्योग्राफिकल डाटा, उसको पता होता है कहाँ जाके लगना है। मेरा सवाल ये ब्रिगेडियर साहब कि क्या हमने अपने टारगेट्स लॉक करके इस वक्त रखे होंगे पाकिस्तानी फोर्सेस ने? एब्सोल्युटली एंड दे नो इट। मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि हमारी कैपेबिलिटी से अंदर से घबरा, हमारे पास इंटेलिजेंस भी है, हमारे पास बिल्कुल पूरी खबर है कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा। और हमने उसका काउंटर भी जो है वो ढूंढा हुआ है। और वी मीन्स नो वर्ड्स। आर्मी चीफ ने जो कहा है कि हम इस मुल्क का दिफा करना जानते हैं, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम इसका दिफा करना जानते हैं। और उनको भी ये बात पता है। उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो आई एम श्योर दे मस्ट बी कंसिडरिंग ओवर लास्ट अबाउट 7 to 8 days मेनी ऑप्शंस कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उनकी डिले इसीलिए हो रही कि वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली उन्होंने क्या करना है। जब वो फैसला कर लेंगे कि एक्चुअली उन्होंने क्या करना है तो हमें मालूम हो जाएगा। वैसे भी इस वक्त वो इंडिया वाले पॉलिटिकल साइड से भी कंफ्यूज है, मिलिट्री साइड से भी कंफ्यूज है। उनका नॉर्दर्न एयर कमांड का जो जर्नल है जो उधमपुर में बैठता है, वो जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है सपोजिटली, वो खुद उन्होंने बुला लिया है उसको, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। उनके अंदर, उनकी फोर्सेस के अंदर हिजान है। हमारी फोर्सेस के अंदर कोई हिजान नहीं है। हम में बिल्कुल समुद्र की तरह काम है, हमारे में डेप्थ है, हमारे में कैपेबिलिटी है। हम जान देना जानते हैं और हमने जाने दी और जाने दे रहे हैं हम। उन्होंने 100 बंदे भेजने की कोशिश की है ना क्रॉस ड्यूरेंट, देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। तो आपको पता है उनका क्या असर हुआ है? बिल्कुल सही है। पिछले 6-7 दिन में तकरीबन हमने 100 दहशतगर्द उनके जो ख्वारिज है वो मार दिए। तो वही सवाल ये था कि इंडिया वाले जो है एडमिट कर चुके हैं। ये तो इसको कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं वापस आके इस पर मजीद बात करता हूँ, लेकिन नगमाना हाशमी साहबा, अभी आपने जिक्र किया था अमेरिका का कि वो इंटरेस्टेड नहीं लगता कि इंडियन जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आया। वो कह रहा है एक बायलैटरल इशू है कश्मीर का, आपको बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। हाँ, हमारी मदद चाहिए तो हम कर सकते हैं कि दोनों को बिठाकर किसी नतीजे पर पहुंचाने में। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना इंडिया के जी आउटराइटली जो है वो सपोर्ट करेगा जाके अमेरिका इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। दूसरा चाइना फैक्टर है, उसमें इंडिया को लगता है कि चाइना क्लियरली पाकिस्तान की साइड लेगा और वो जो सपोर्ट दे सकता होगा देगा। तो क्या आपके ख्याल में इंडिया के प्लान्स के मुताबिक बैलेंस आउट हो गया है? देखिए, आपके काफी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल का तो अगर मैं जवाब देना शुरू करूं तो वह लंबा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि बहुत जरूरी होता है कि आप हवा का रुख जो है उसको पढ़ सके सही तरीके से। एंड आई थिंक इंडिया ने शायद इस वक्त जो हवा का रुख है उसको इतना अच्छा रीड नहीं किया, क्योंकि फॉर्चुनेटली इस वक्त तो जो हवाओं का रुख है वो पाकिस्तान की तरफ बहुत फेवरेबल है। अभी हमें देखें, हमने हमारी यूएस के साथ अपनी रिलेशनशिप भी अच्छी है और काउंटर टेररिज्म में तो हमारी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी है। अभी हमने उनको बहुत बड़ा उनका वांटेड टारगेट जो है उसके अप्रहेंड करने में हमने मदद की है। दूसरा, आई थिंक वो वक्त अब इंटरनेशनली गुजर गया है, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखें, कि बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो वेस्ट हर चीज़ में आंखें बंद करके और सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करता था। उन चीज़ों में बड़ी सटल चेंज आई है, ख़ास तौर पे जब इंडिया खुद इम्प्लिकेट हुआ है
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल किलिंग्स में कनाडा में, और ये इन्होंने अमेरिका में भी इनका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है फॉइल किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में फॉइल किया। तो इंडिया का जो वो एक नैरेटिव था कि जी हम जो हैं वो विक्टिम है टेररिज्म के, और पाकिस्तान जो है वो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, तो वो नैरेटिव में से तो उस वक्त ही फूंक निकल गई थी। और आई थिंक ये इनकी लास्ट बिट एक एफर्ट थी कि हम किसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के विजिट को, इंडिया के विजिट को बहाना बना के, और उसको हम कुछ चीज स्टेज करके और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दें, और लोग पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू हो जाएं, और उनके अपने मसाइल से जो है वो तवज्जो हट सके। लेकिन अब डिफरेंट हो गया है। देखें, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेचर बढ़ता चला जा रहा है। अब हम नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई है, हमारी आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, और हमारे जो अवाम का जज्बा है और जो हुब्बुल वतनी या नेशनलिज्म आई थिंक हम लोगों के यहाँ है, वो बड़ा मुश्किल है कहीं और वो उसका होना। तो पूरी कौम जो है इस वक्त अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है, और हमारी फौज ने बड़ी क्लियरली कहा है और बिल्कुल सही कहा है कि हमारे पास बिल्कुल वो कैपेबिलिटीज हैं जो हम इनके हर किसी भी मिस एडवेंचर का बहुत ही ऐसे तरीके से जवाब दे सकते हैं, बल्कि ज्यादा उनसे ज्यादा भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं। जहां तक चीन का मसला है, तो प्लीज ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि चीन सिर्फ पाकिस्तान का तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ही, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड इंडियन जम्मू और कश्मीर में चाइनीज का भी स्टेक है, वो भी एक पार्टी है इस डिस्प्यूट में। बिल्कुल। वो उनको भी अफेक्ट करता है, और आपने इसीलिए देखा था कि जब डोलकम में इनका स्टैंड ऑफ हुआ तो चीन ने बहुत भरपूर तरीके से उसका दिफा किया, और जब इन्होंने यकतरफा तौर पे उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया जुलाई 2019 में, तो ये चीन था जो खड़ा हुआ था यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसने लीड किया था चार्ज अगेंस्ट अगेंस्ट द इंडियंस कि भाई ये गलत है, यू नो वी आर पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। तो देखिए ये चीजें उनको पता है। मोदी साहब से अपने उनका एक माइंड सेट है ब्रवाडो का और बड़ी बड़ी बातें करने का, तो आई थिंक उनसे ये एक मतलब एक और इस वक्त तो खैर वो उसमें खुद मुश्किल में आ गए हैं। पुराना फॉर्मूला मेरा ख्याल चल नहीं रहा उनका, क्योंकि वो पहले तो ये इस फॉर्मूले पर इलेक्शन जीतते रहे हैं, लेकिन इस दफा वो मेरा लोग समझ गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और वो फंस गए हैं। इसीलिए देखिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि हाँ हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। हम हर फोरम पे, हमारे फॉरेन ऑफिस बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर बहुत एक्टिव है, आई एम श्योर के हमारे बाकी जो इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, और देखिए आज देखिए ना, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें कुछ सबूत मुहैया किए गए हैं इंडियन फोर्सेस के, लोगों को बावर कराने में कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं। जी नगमाना साहब, और कल जो हमने ISPR की तरफ से जो प्रूफ्स दिए गए थे, जिसमें बताया गया कि सर्विंग ऑफिसर इंडिया के जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और आज कुछ और प्रूफ्स दिए गए हैं, तो अगर इंडिया के पास होते तो जवाब में वो भी एक इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और वो बताते कि भाई ये हमारे पास फिर पाकिस्तान के ये सबूत मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उनके पास है नहीं ऐसा कुछ, बल्कि उनके फौजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ के भाग जाते हैं, सवाल ही नहीं लेते। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आके जरा इसके 2-3 पहलुओं पर और बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक चीज़ जो इंडिया ने सबसे पहले की इस वाक़े के बाद, वो इंडस बॉर्डर ट्रीटी को जिस तरह से उसने सस्पेंड किया,
और मैं इसके बारे में इंडियन मीडिया को देख रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो वर्ल्ड बैंक का मुआहदा था, तो आप चले जाइए वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक अगर हमें नहीं फंड करेगा तो हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अमीर मुल्क हैं, हमारे पास तो पैसे हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है, तो ये मसला तो पाकिस्तान को होगा। जमाल अजीज साहब, इज़ दैट सो सिंपल कि वर्ल्ड बैंक के पास जाएं और वर्ल्ड बैंक से कहेगा जी आइंदा आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी? ये कोई ऐसी चीज़ है कि बैंक आपको अपनी फैसिलिटी ब्लॉक कर दे बस? नहीं जी, ये इंडियन मीडिया में तो जिस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं तो इसको डिसरिगार्ड करना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक इंटरनेशनली बाइंडिंग ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इनफैक्ट इट इज़ रिगार्डेड एज अ मॉडल ट्रीटी बिकॉज उसकी इतनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है कि मतलब इट इज़ बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। इंडिया जो है बड़े अरसे से इस चीज़ में फंसा हुआ था बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरल सस्पेंशन या टर्मिनेशन अलाउ नहीं करती। आपने अगर इसको मॉडिफाई करना है या ख़त्म करना है तो टू अनदर म्यूचुअल ट्रीटी करना होगा। सो ये शुरू में इंडिया ने 2016 में भी ये कोशिश की थी, मोदी जब नया आया था इनटू पावर, ही हैड ट्राइड टू डू दिस। उस ज़माने में मेरी असेसमेंट ये है कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जो सिस्टम्स थे वो आज की तरह फ्लक्स में नहीं थे जितना आजकल हैं। आजकल एक ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी पैरालिसिस है, कॉन्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया में, स्ट्रॉन्गमैनशिप चल रही है हर जगह पे, तो उसकी वजह से इंडिया इस चीज़ को फर्दर एडवांटेज लेना चाह रहा है अपने इकोनॉमिक माइट का, अपनी मिसकैलकुलेटेड जजमेंट का। इस चीज़ को पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली लेना है। इट इज़ नॉट समथिंग, और ये एक लॉन्ग टर्म बैटल है। ये नहीं होगा कि हम एकदम दुनिया के कोर्ट से कोई स्टे ले लेंगे या कोई एकदम फैसला हो जाएगा। आपके ख्याल में इंडिया पाकिस्तान को हार्म कर सकता है इस मामले में? सो लॉन्ग टर्म इसके डेफिनेटली इसके कंसर्न्स हैं बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है, इसके अंदर बड़ी टेक्निकल बातें हैं रिलेटिंग टू कोऑपरेशन, और ख़ासकर जो पाकिस्तान इंडिया की तरह जो मुल्क जो जनरली पिछले 10 सालों से डीप फ्रीज में, वो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे आपस में, तो इंडस बेसिन जो इतना एक क्रिटिकल एक रिसोर्स है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के लिए, उसके लिए ये एक एपॉलिटिकल फोरम था जहाँ पे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकती थी, डाटा शेयरिंग हो सकता था। ये एक हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेट प्रैक्टिस उन्होंने डिस्प्ले की है बाय यूनिलैटरली ट्राइंग टू एब्रोगेट दिस। इससे मगर स्ट्रेटिजिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। स्ट्रेटिजिक अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान अभी कश्मीर जो डिस्प्यूट है उसको रिक्लासिफाई कर सकता है, नॉट जस्ट एज अ ह्यूमन राइट्स इशू बट नाउ एज अ वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इशू। उसकी ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, इंटरनेशनली भी उसकी ट्रैक्शन होगी, और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा है और ख़ासकर माइग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो कंट्रीज़ इन द वेस्ट विच आर वेरी वरीड अबाउट माइग्रेशन और ये सारी फ्लोज पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सो आई थिंक हमारी टॉकिंग पॉइंट्स बड़े स्ट्रेंथन हो जाएंगे, बट इस पर हमें सस्टेन्ड ऑफेंसिव करना होगा। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है क्लाइमेट चेंज में, इस चीज़ को हमने टारगेट करना है, हमने नए डिस्कोर्सेस को एक्टिव करना होगा, हमारी फॉरेन ऑफिस को टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सस्टेन्ड मोमेंटम हमने 1 साल नहीं 5-10 साल चलाना है ताकि पाकिस्तान को स्ट्रेटिजिक विक्ट्रीज मिल जाए इन दिस एरिया। बिल्कुल सही है। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले। देखिए हम जब 1950, 60, 70s को देखते हैं और अभी को देखते हैं, रूल ऑफ लॉ दुनिया में ख़त्म हो गया, और उसकी बड़ी वजह इसराइल का बिहेवियर है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी जो डिस्पेंसेशन है, जो उसके डिसीजन है, उसको रिस्पेक्ट ना करना है, और सब चीज़ें फ्लाउट करके आप रशिया को एनसर्कल करके जी मैं नेटो में आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और उधर लड़ाई करा दी। तो इसी तरह ना अमेरिका उसको रिस्पेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ को, उन्होंने ट्रीटीज़ कैंसिल किया, ईरान के साथ भी कैंसिल की, वेदर क्लाइमेट चेंज के भी कैंसिल की उन्होंने ट्रीटी यूनिलैटरली, और एक मस्त हाथी की तरह उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं की। तो इंडिया सीज दिस अपॉर्चुनिटी के ये अब इसमें मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ और मैं भी ये कैंसिल कर लूँ जो इंटर बेसिन ट्रीटी है, लेकिन वो ये सही फरमा रहे हैं कि इसकी वर्ल्ड इंटरनेशनल उसकी गारंटीज़ हैं और ये एक मॉडल ट्रीटी है, लेकिन क्या करें कि इंडिया जो है उसको किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वो पानी रोकना चाहता है, वो पानी रोकने की उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए उसको वक्त चाहिए, और पाकिस्तान उसके सामने खड़ा है और शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। वो जब उसको कुछ और करेंगे तो फिर उसको देखेंगे। राइट नाउ द प्रॉब्लम एट हैंड इज कि उन्होंने ये जो बिल्डअप किया हुआ है इतना बड़ा पसाड़, और ये एक्सप्लोसिव के ऊपर खुद जाके बैठ गए हैं और ये लावा फटने वाला है उनके लिए, और अब उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, और वो कोई बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं सपोजिटली, और उसका मदावा जो है वो हमारे पास है। दुनिया को ये बताना चाहिए कि ये एक ऐसा मुल्क है
कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद ये पहली न्यूक्लियर वॉर जो है वो करने जा रहा है। क्या उसको इजराइल सिखा रहा है कि भाई हमने ये किया आप भी कर डालें, ताकि ये यहाँ एक्सपेंडिचर हो जाए न्यूक्लियर बॉम्ब्स का और हम जो है वो हमें कोई और क्लियर रास्ता मिल जाए? इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स कि आप जैसे सोचें कि जी ये उन्होंने खुद अपने आप को कर लिया और फिर वो तैयार हो गए जंग करने के लिए। उन्होंने इंजरी तो अपने आप को खुद की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम जितनी मर्जी इसको दोहराते जाएं, असल बात की तरफ आना चाहिए कि इंडिया को हमें बैनुल-अक़वामी तौर पे इस बदमाशी से रोकना चाहिए। और ये बदमाशी कर रहा है पाकिस्तान का, आज से नहीं कर रहा। देखिए इंडिया ने यूनिलैटरली हमसे बात नहीं की, मेरे ख्याल है एक दिहाई से ऊपर बात हो गई है। अंदर खाने जो है वो हमारी मिन्नतें करता है या लोगों को कहता है वेस्ट में जाके कि जी हमें अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड करने दो, हमें ये करने दो, वो करने दो। ऊपर से जो है उनके मुंह में कोई सही बात निकलती नहीं है। उनकी नफरत ख़त्म नहीं होती पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनकी नफरत ख़त्म नहीं होती मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो इस लावा जो वो पका रहा है, तो क्या वो एक रीजनल इंटेंशन जो रखता है, इस किस्म के शैतानी जो है वो ख्यालात रख के उसमें वो पूरा उसको कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? मैं इसीलिए कहता हूँ ना, जो सब उन्होंने निकालना है वो निकालें, ताकि हम देखें। पहले भी जो उन्होंने किया था अब भी आए, हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, क्यों नहीं आ रहे भाई? बिल्कुल सही है। नहीं वो बिल्कुल आप सवाल कर रहे हैं क्यों नहीं आ रहे, मेरा जवाब ये कि वो घबरा रहे हैं, तो डरे बैठे। नगवाना साहब, आप फॉरेन ऑफिस के पास क्या ऑप्शंस हैं इंडिया के इस प्रोपेगेंडे को पूरी दुनिया के सामने अनवेल करने के लिए, ख़ास तौर पर जो दुनिया की हिमायत हासिल करने के लिए और बताने के लिए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और एक पैटर्न है, एक और दिहाइयों से एक पैटर्न है कि जब इलेक्शन हो रहे हों, कोई डिग्नेटरी अमेरिकन या कोई और अगर अमेरिका कोई इंडिया का विजिट कर रहे हों, टूरिस्ट को अटैक किया जाता है। चिट्टी सिंहपुरा का वाकया है, 2000 का केरला टूरिस्ट अटैक है, पुलवामा है, उड़ी है, बेशुमार अटैक। तो आपके ख्याल में फॉरेन ऑफिस की स्ट्रेटेजी अभी तक ठीक चल रही है या ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आपके फॉरेन मिनिस्टर को अब बाहर होना चाहिए था इस वक्त दूसरे मुल्कों के दौरे पर, क्या ख्याल है आपका? देखिए आपने काफ़ी सारे इंसिडेंट्स का जिक्र किया और बहुत सारे और ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर बहुत, मैं खुद 38 इयर्स फॉरेन सर्विस में रही हूँ, कि वेयर इंडिया इज़ कंसर्न तो हमारा टॉप एजेंडा ही ये होता है कि जब कभी इस तरह की कोई चीज़ हो तो हम उस पर भरपूर तवज्जो दिलाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, चाहे वो मल्टीलैटरल इदारे हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों या बायलैटरल लेवल पे। हर लेवल पे, हर फोरम पे हम ना सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बल्कि उनको बड़े इन कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज भरपूर किस्म के डिटेल डोसियर्स और एविडेंस भी उनके साथ शेयर करते हैं। बट देखिए इसमें और हमारे ज़रूरत पड़े तो फॉरेन मिनिस्टर भी, हमारे फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र भी, खुद प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स भी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इशू वो दौरे भी करते हैं। और आपने अभी खुद सुना है फॉरेन मिनिस्टर ने, उनकी भरपूर एंगेजमेंट जारी है तमाम अपने काउंटर पार्ट से दुनिया में, इस इशू को उन तक उसकी हकीकत को पहुंचाने के लिए। और ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही हैं कि आप देखें कि किसी का भी अभी तक ये बयान नहीं आया कि पाकिस्तान जो है इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज हम अपना नैरेटिव भी, काउंटर नैरेटिव जो है उसे बता रहे हैं और हकायक के साथ और बड़े पुरजोर अंदाज से हम, जाहिर है दुनिया भर की एजेंसीज भी तो बैठी हुई है ना, उन्हें भी तो नजर आ रहा है, कुछ वो भी तो वर्किंग कर रही होंगी कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है। पहली दफा हुआ है जी कि रिसेंट टाइम में तो कभी भी नहीं हुआ था कि न्यूयॉर्क टाइम्स लिखना शुरू कर दे के डाउट करिए हिंदुस्तान के ऊपर। तो उनका मीडिया इतना प्रेजुडिस था इंटरनेशनल इंडिया के हक में, अब नहीं है। जी हाँ जी, क्लोजिंग रिमार्क्स नगवाना साहब जी। तो वो मैं यही कह रही थी कि देखें, बाकी पहले आप कई दफ़ा जो इंसिडेंट्स हुए हैं फौरन सारी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ जाती थी और एकदम से इंडिया का नैरेटिव सेल हो जाता था। इस दफ़ा चीज़ें बहुत
बिल्कुल सही है। और मेरा ख्याल है यही सारी चीजें जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी, ठीक नहीं पड़ा। बिल्कुल इंडिया के लिए ज्यादा परेशानी की बात तो यही हुई है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेशन सब गलत साबित हो गई हैं। बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहबा, जमाल अजीज साहब, ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।